हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन क्लास। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीए प्रोग्राम सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री, अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैनिक सुधार। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से पढ़ें। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। नाउ स्टार्ट। अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक, आर्थिक एवं सैनिक सुधार। और इससे आगे के टॉपिक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अलाउद्दीन खिलजी एक विस्तारवादी शासक ही नहीं था, बल्कि प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां ध्यान देने योग्य हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक विस्तारवादी शासक ही नहीं था, बल्कि उसके प्रशासन के क्षेत्र में उसकी उपलब्धियां ध्यान देने योग्य हैं। उसने प्रशासनिक स्थिति तथा आर्थिक परिस्थितियों को अलग अलग करके नहीं रखा, और उसने आर्थिक परिस्थितियों को और प्रशासनिक स्थितियों को अलग अलग करके नहीं रखा, बल्कि इनमें तालमेल बिठाने की कोशिश की। उसने सेना की कुशलता के लिए केवल प्रशासनिक सुधार नहीं किए, बल्कि उसकी समस्याओं को आर्थिक रूप से भी हल करने की कोशिश की। और उसने उनको कुशलता के लिए केवल प्रशासनिक सुधार ही नहीं किए, बल्कि उनकी समस्याओं को आर्थिक रूप से हल भी करने की कोशिश की। अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि राजसत्ता से जुड़े किसी भी पर्सन को तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में देखना चाहिए। और अलाउद्दीन खिलजी का मानना था कि राजसत्ता से जुड़े किसी भी पर्सन को तत्कालीन परिस्थिति के संदर्भ में देखना चाहिए। मध्यकालीन की परिस्थिति में अलाउद्दीन के सफल होने का राय यही थी, और उनके सफल होने का राज यही था कि उसने दुनिया को वास्तविकता की दृष्टि से देखा। उनके सफल होने की यही कारण था कि उन्होंने दुनिया को वास्तविकता की दृष्टि से देखा। उन्होंने साफ कहा, अलाउद्दीन खिलजी ने साफ कहा कि मैं नहीं जानता कि मेरे बनाए कानून इस्लाम धर्म के अनुसार है या नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैं राज्य की भलाई के लिए अच्छा समझता हूँ उसकी आज्ञा देता हूँ। और उन्होंने साफ कहा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कि मैं नहीं जानता कि जो मैंने ये कानून बनाया वो इस्लाम धर्म के अनुसार है या नहीं, लेकिन जो कुछ भी मैंने राज्य की भलाई के लिए अच्छा समझा वो उसकी आज्ञा देता हूँ। इस तरह धर्म को राजनीति से दूर रखकर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए। और इस तरह उन्होंने राजनीति को धर्म से दूर रखकर अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किए। उसके शासन में धार्मिक विचार सुल्तान की नीतियों का मुख्य लक्ष्य नहीं बने रहे, और उनके शासन में धार्मिक विचार सुल्तान की नीतियों का मुख्य लक्ष्य नहीं बने रहे। उसने धार्मिक मुस्लिम विद्वानों यानी उल्मा को यह बता दिया कि सुल्तान प्रशासन को अपनी समझ के अनुसार चलाएगा। और उन्होंने धार्मिक मुस्लिम विद्वानों को यह बता दिया कि सुल्तान प्रशासन को अपनी समझ के अनुसार चलाएगा, ना कि उनके इशारों पर। सुल्तान जो है वह प्रशासन को अपनी समझ के अनुसार ही चलाएगा, ना कि उनके इशारों पर। धार्मिक निजी कानून उल्मा, काजी और मुफ्ती के अधिकार क्षेत्र में रहे, लेकिन उनको राज्य के मामलों में दखल देने की इजाज़त नहीं थी। धार्मिक निजी जो कानून थे वो तो उनके अधिकार के क्षेत्र में रहे, लेकिन उनको राज्य के मामलों में दखल देने की इजाज़त नहीं थी। अलाउद्दीन खिलजी अमीरों के अति शक्तिशाली होने के खतरे से पराजित था। और अलाउद्दीन खिलजी अमीरों की शक्तिशाली होने के खतरे से पराजित था। उसे पता नहीं था कि अमीर इतने ज़्यादा शक्तिशाली हैं। और अख्तर खां, उमर खां और मुंग खां के विद्रोह और हाजी मौला की दिल्ली में बगावत ने उसे चिंतित कर दिया, और उन सबकी बगावत ने उनको चिंतित कर दिया अलाउद्दीन खिलजी को। जियाउद्दीन बरानी लिखता है कि इस समस्या पर विचार करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिक धन और अमीरों को आपस में मिल बैठकर शराब पीना और घुल मिलकर रहना ऐसा मुख्य कारण थे जो अमीरों को विद्रोह और असंतोष के लिए प्रेरित करते थे। जियाउद्दीन बरनी आगे लिखते हैं कि इस समस्या का समाधान करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई ऐसे आदेश जारी किए जिसने अमीरों की शक्ति पर कड़ा प्रहार किया। और जियाउद्दीन लिखते हैं कि
जियाउद्दीन बरनी आगे लिखते हैं कि इस समस्या का उन्होंने हल ढूंढने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कई ऐसे आदेश जारी किए जिनसे अमीरों की शक्ति पर कड़ा प्रहार हुआ। उन्होंने ऐसे आदेश जारी किए जिससे कि अमीरों की शक्ति पर कड़ा प्रहार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को आदेश दिया कि वे एक दूसरे के घर ना जाएं। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों को आदेश दिया कि वो एक दूसरे के घर ना जाएं और मद्यपान की मजलिसें ना करें और मद्यपान की जो मजलिस है वो भी ना करें। सुल्तान की आज्ञा के बिना वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी रोक लगा दी गई और सुल्तान की आज्ञा के बिना वैवाहिक संबंध स्थापित करने पर भी रोक लगा दी गई। यह भी आदेश निकाला गया कि किसी अमीर की मृत्यु पर उसकी संपत्ति सरकार की हो जाएगी और ये भी आदेश निकाला कि अगर कोई अमीर मरेगा तो उसकी जो संपत्ति है वो सरकार की हो जाएगी। इन आदेशों से अमीर इतने घबरा गए कि वे बहुत सावधानी और सतर्कता से व्यवहार करने लगे और इससे इतने डर गए, वो घबरा गए अमीर, वो सावधानी से और सतर्कता से व्यवहार करने लगे। जियाउद्दीन बरनी के अनुसार उनमें जासूसों का इतना डर बैठ गया था कि दरबार में एकत्रित अमीर और मालिक आपस में एक दूसरे से खुलकर बात करने वे यहाँ तक कि एक दूसरे को इशारा करने का साहस भी नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए खालसा के क्षेत्र में विस्तार किया। इन उपायों के कारण अमीर वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक स्थिति दोनों ही क्षीण हो गई और अमीर इतने घबरा गए कि वो बहुत ही सावधानी और सतर्कता से व्यवहार करने लगे। और जियाउद्दीन बरनी के अनुसार जासूसों का इतना डर बैठ गया था उनके अंदर कि वो दरबार में एकत्रित अमीर और मालिक आपस में एक दूसरे से खुला बात करने थे, वे इशारे में भी बात करने का साहस नहीं कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्र की शक्ति बढ़ाने के लिए खालसा जो भूमि सीधे सुल्तान के अधीन थी के क्षेत्र में विस्तार किया और इन उपायों के कारण अमीर वर्ग की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और आर्थिक स्थिति दोनों ही क्षीण हुई। प्रशासन के अन्य विभागों में सुधार। उसने न्याय व्यवस्था को पुनर्व्यवस्थित किया और नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की उसने इस बात की पूरी कोशिश की कि सबके साथ एक समान न्याय हो न्याय हो। अपराधों में दबने के लिए उसने अपराधियों को कड़े दंड दिए। उसने गुप्तचर विभाग, पुलिस विभाग और डाक विभाग को सुसंगठित किया। सैनिक सुधार। अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक सुधार अत्यंत उल्लेखनीय है। उसने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया और उसको कार्यकुशल बनाने का प्रयास किया जिसके लिए उसने निम्नलिखित उपाय किए। फर्स्ट क्या, सैनिकों की भर्ती सीधे प्रशासन द्वारा होती थी, उनको नकद वेतन दिया जाता था। और जो सैनिकों की जो भर्ती थी वो प्रशासन द्वारा होती थी और उनको कैश वेतन दिया जाता था, नकद वेतन दिया जाता था। सेकेंड इज, घोड़ों को दागने की प्रथा चलाई गई ताकि उनको बदला ना जा सके जिससे कि उनको बदला ना जा सके। थर्ड इज, सेना की कार्यकुशलता बनाए रखने के लिए समय समय पर जांच पड़ताल की जाती थी और सैनिकों का हुलिया भी दर्ज किया जाता था और सेना के कार्यकुशलता को बनाने के लिए उनके समय समय पर उनकी जांच पड़ताल की जाती थी और उनकी सैनिकों ने जो उनका हुलिया है उसको भी दर्ज किया जाता था, शारीरिक विवरण को भी दर्ज किया जाता था। फोर्थ इज, सेना को आर्थिक दृष्टि से संतुष्ट रखने के लिए की कोशिश की गई और सेना को आर्थिक दृष्टि से, इकोनॉमिक दृष्टि से संतुष्ट रखने की भी कोशिश की गई, क्योंकि खजाने से इतनी विशाल सेना को नकद वेतन नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि खजाने से इतनी विशाल सेना थी उनकी, उसको नकद वेतन नहीं दिया जा सकता था। अतः उसने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति को अपनाया। इस नीति के द्वारा वस्तुओं का मूल्य कम मूल्य पर निर्धारित किया गया और इस वस्तु के
इस नीति के द्वारा वस्तुओं का जो मूल्य था वो कम मूल्य पर निर्धारित किया गया। वस्तुओं के मूल्य में तो गिरावट आई किंतु रुपए के मूल्य में कमी नहीं आई। वस्तु के मूल्य में तो गिरावट आई बट रुपए में कोई कमी नहीं आई। इसलिए सैनिकों को कम वेतन में भी जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध हुई। और इससे क्या हुआ कि सैनिकों को जीवन यापन की सुविधा उपलब्ध हुई। बाजार नियंत्रण की नीति अपना कर वे खजाने पर अधिक बोझ डाले बिना ही वह एक बड़ी सेना का निर्माण कर सका। और बाजार नियंत्रण नीति अपनाकर वे खजाने पर अधिक बोझ डाले बिना ही वह एक बड़ी सेना का निर्माण कर सका और अपने सैनिकों को भी संतुष्ट कर सका। एक विशाल सेना भी कर सका वो उस पर नियंत्रण करके, बाजार नीति पर नियंत्रण करके, और एक विशाल सेना को भी संतुष्ट कर सका। वित्तीय और राजस्व संबंधी सुधार। उसने आदेश दिया कि सब जमीनें और गांव जो मिल्क, इनाम अथवा वक्फा के रूप में अमीरों, अधिकारियों और जमींदारों को सरकार द्वारा दी गईं, उन्हें खालसा अथवा सरकारी भूमि में बदल दिया जाए और उनका प्रबंध केंद्रीय सरकार स्वयं करे। उनका जो प्रबंध है वो केंद्रीय सरकार खुद करे। इस आज्ञा के फलस्वरूप बड़ी बड़ी भू संपत्ति अमीरों के हाथों से निकलकर सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई। और इससे क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी भू संपत्ति थी वो अमीरों के हाथ से निकलकर सीधे सरकार के नियंत्रण में आ गई। कर में वृद्धि और भूमि की पैमाइश। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि प्रशासन पर विशेष रूप से ध्यान दिया। एक आदेश द्वारा सुल्तान ने भूमि की उपज में सरकार का हिस्सा निर्धारित कर दिया और भूमि को नापने की विधि को शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का पहला तुर्क सुल्तान था। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो भारत का पहला तुर्क सुल्तान था जिसने राजस्व को भूमि की नाप पर निर्धारित किया। नाप की सबसे छोटी इकाई 20वां थी और नाप की सबसे छोटी इकाई 20वां थी। इस प्रणाली के अनुसार खेती योग्य भूमि पर 50% राजस्व लगाया गया और कुल पैदावार के 50% की मांग किसानों पर बोझ थी। लेकिन यह सुल्तान की समझ थी कि वह अधिक से अधिक धन जमा कर ले ताकि प्रशासन के बढ़ते हुए बोझ के कारण कोई संकट न पैदा हो जाए जिसको वे संभाल ना पाए। मुख्य रूप से जो विशाल सेना अलाउद्दीन खिलजी ने खड़ी की थी उसका खर्चा पूरा करने के लिए किसानों पर कर का भार इस हद तक बढ़ा दिया गया कि उसका देने उनके लिए आसान नहीं था। और इसका किसानों पर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था कि वो कर्ज देना आसान नहीं था। इसके साथ अलाउद्दीन खिलजी ने गांव के मुखियाओं और प्रधानों को उनके विशेष अधिकारों से वंचित कर दिया। और उसके साथ ही अलाउद्दीन खिलजी ने गांव के जो मुखिया और जो प्रधान थे उनको विशेष अधिकारियों से वंचित कर दिया। विशेष जो अधिकार थे उनको भी उससे भी वंचित कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के काल से पहले इन लोगों की भूमि कर मुक्ति थी। यही नहीं, उनको भू राजस्व की वसूली करने के लिए शुल्क या मेहनताना मिलता था और भी मिलता था। इसलिए यह वर्ग अत्यंत समृद्धशाली था। अलाउद्दीन ने न केवल उनको भूमि पर कर लगाया बल्कि उस कर से भी वंचित कर दिया और उनकी भूमि पर भी कर लगाया और उनसे भी उनको वंचित कर दिया जो उन्हें भू राजस्व की वसूली के शुल्क के रूप में मिलता था। उससे भी वंचित कर दिया जो कि उन्हें भू राजस्व की वसूली के शुल्क के रूप में मिलता था। इसके कारण भू मध्यस्थों की आर्थिक स्थिति पर भी कठोरता घात हुआ और उनमें विद्रोही करने की क्षमता नहीं रह गई। और उनसे क्या हुआ कि वो कठोरता घात हुआ उनकी आर्थिक स्थिति पर भी और उसमें विद्रोह करने की भी क्षमता नहीं रह गई। भूमि कर के अतिरिक्त अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर और चरने वाले पशुओं के ऊपर भी कर लगाया और
भूमि कर के अंतरिक अलाउद्दीन खिलजी ने गृह कर और जो चरने वाले पशु थे उनके ऊपर भी कर लगाया, जिन्हें कर्मज, घरी और चरी कहा जाता था। और जिन्हें क्या कहा जाता था? घरी और चरी कहा जाता था। दूध देने वाले जानवर जैसे गाय, भैंस और बकरी भी कर लगाया गया, और जो दूध देने वाले थे गाय, बकरी, भैंस, उन पर भी कर लगाया गया। हिंदुओं से जजिया नामक कर वसूल किया जाता था, और हिंदुओं से जजिया नामक कर वसूल किया जाता था, या इसको भू कर के साथ जोड़ दिया जाता था। या तो उनसे जजिया नामक कर वसूला जाता था या इसको भी भू कर के साथ जोड़ दिया जाता था। इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, इतना अधिक भूमि कर के साथ जजिया वसूल करना तर्कसंगत नहीं मालूम होता था, और इतना अधिक भूमि कर वसूल करना तर्कसंगत नहीं मालूम होता था। एक और कर खमस था। यह कर सिपाहियों द्वारा युद्ध में लूटे हुए धन से लिया जाता था, और ये कर किससे लिया जाता था? सिपाहियों द्वारा युद्ध में लूटे गए धन से लिया जाता था। अतः खमस का अर्थ पांचवा, लेकिन अलाउद्दीन खमस में लूट का 4.5 भाग लेता था। जकात नामक कर मुसलमानों पर वाजिब अनिवार्य था, और जकात नामक जो कर था वो मुसलमानों पर वाजिब था, लेकिन इसको शायद आयात कर आदि के रूप में वसूल किया जाता था, और इसको शायद किसके रूप में बनाया जाता था? आयात कर आदि के रूप में वसूल किया जाता था। राजस्व विभाग का संचालन। राजस्व क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के लागू किए गए कानून का पालन पूरी कठोरता से हुआ, और राजस्व क्षेत्र में अलाउद्दीन खिलजी के लागू किए गए कानूनों का पालन पूरी कठोरता से हुआ, और इस कड़ी नीति को अमल में लाने का कार्य उसके नायब वजीर शरफ कयानी ने किया। उसने सफलतापूर्वक भूमि के नाप की प्रणाली दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में दोआब और पंजाब, मलवा और कुछ भागों में प्रचलित की, राजस्व विभाग के प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे स्थानीय पदाधिकारी चले और आ रहे थे। पटवारी गांव के भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखते थे, और पटवारी नाम के जो भूमि संबंधी थे वो रिकॉर्ड रखते थे। अमीला भूमि की पैमाइश और कर वसूली का कार्य करते थे, और अपने कर्तव्यों को निभाने में सहायता देते थे, और अपने जो कर्तव्य थे उनको भी निभाने में वे सहायता देते थे। अलाउद्दीन खिलजी ने केंद्रीय स्तर पर राजस्व प्रशासन का एक नया ढांचा खड़ा किया, और उसका तालमेल स्थानीय राजस्व प्रशासन से बिठाया, अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्व क्षेत्र में कई कदम तो उठाए, लेकिन नए प्रावधान की स्थापना के बावजूद कुछ कठिनाई बनी रही, और उसके बावजूद भी नए प्रावधान की स्थापना के बावजूद भी कुछ कठिनाइयां बनी रही। बहुत सा राजस्व वसूल नहीं हो पाता था, इसके साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी रिश्वत लेने और जबरदस्ती पैसा वसूल करने के आदी थे, और इसके साथ साथ क्या था? जो अधिकारी व कर्मचारी थे वो रिश्वत लेने और जबरदस्ती पैसा वसूल करने के आदी थे। अलाउद्दीन खिलजी ने इन बातों को समाप्त करने का निश्चय किया। पहली बात को दूर करने के उद्देश्य से उसने एक नया विभाग की स्थापना की, और पहली बात को दूर करने के लिए उसने एक और नए विभाग की स्थापना की। पटवारी, अमीला व कराकून आदि भू राजस्व से जुड़े पदाधिकारियों को हिसाब में गड़बड़ी करने या रिश्वत लेने के अपराध में कड़ा दंड दिया जाता था। बात यहाँ तक पहुँची कि राजस्व विभाग की नौकरी लेने से लोग घबराने लगे, और इतिहासकार बर्नी व्यंग कहते हैं कि कोई भी आदमी अपनी लड़की का विवाह राजस्व विभाग के अधिकारी से नहीं करता था, और इतिहासकार बर्नी व्यंग करते हैं कि कोई भी आदमी अपनी लड़की का जो विवाह था वे राजस्व विभाग के अधिकारी से नहीं करता था। बाजार नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बाजार नियंत्रण था। क्या था? बाजार नियंत्रण था। इस व्यवस्था
इस व्यवस्था को उसने मंगोलों आक्रमण का सामना करने तथा दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए लागू किया था। और इसकी व्यवस्था उसने मंगोलों पर आक्रमण करने और दिल्ली सल्तनत का विस्तार करने के लिए लागू किया था। सुल्तान ने यह योजना बनाई कि दिल्ली के बाजारों में वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर दिया जाए। सुल्तान ने यह योजना बनाई कि दिल्ली के बाजारों में वस्तुओं का जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिया जाए, जिससे सिपाही अपने कम वेतन में भी आराम से रह सके, जिससे कि जो सिपाही हैं वे कम वेतन में भी आराम से रह सके। वैसे तो यह योजना मुख्यतः सैनिकों के लिए बनाई गई थी, लेकिन दिल्ली की जनता को भी इससे लाभ पहुंचा। तो सैनिकों के लिए बनाई गई थी, पर जो दिल्ली की जनता थी उसको भी इससे लाभ पहुंचा। खदानों का मूल्य निर्धारण। उसका सबसे पहला कार्य खदानों का मूल्य निर्धारण करना था। प्रशासन की ओर से सभी उपयोगी वस्तुओं का भाव एक बार निर्धारित कर दिया गया वे उसमें व्यापारी किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं कर सकते थे। नियम पालन न करने वाले को कड़ी सजा दी जाती थी, और जो नियम का पालन नहीं करता था उसको कड़ी सजा दी जाती थी। गेहूं का दाम 7.5 और गेहूं का जो दाम था वो 7.5 जीतल प्रतिमन निर्धारित कर दिया गया जीतल तांबे का छोटा सिक्का होता था। जीतल क्या होता था? एक तांबे का एक छोटा सा सिक्का होता था। मुद्रा शास्त्री नेलेसन के अनुसार एक तनका में 48 जितले होते थे, और मुद्रा शास्त्री नेलेसन के अनुसार एक तनका में 48 जीतल होते थे। इस प्रकार शक्कर, मिठाइयों और फलों तथा सभी खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित हुए। इसी प्रकार सभी खाद्यान्नों के मूल्य निर्धारित हुए। एक विशेष बात यह थी कि जिसका इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने वर्णन किया कि भाव निर्धारण व्यवस्था के लागू होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में परम आवश्यक वस्तुएं एसेंशियल कमोडिटीज का दिल्ली में कभी अकाल नहीं पड़ा। यह उस समय की आश्चर्यजनक बात समझी जाती थी। अनाज मंडी संबंधी उपाय। अब अनाज मंडी संबंधी उपाय क्या हुए? मूल्य निर्धारण के नियम को लागू होने के बाद अनाज बाजार में केवल निर्धारित मूल्यों पर बिकता था। अनाज मंडी में 2 प्रकार के व्यापारी थे। एक वे जिनको दिल्ली की स्थायी दुकानें थी, दिल्ली में स्थायी दुकानें थी यानी फिक्स्ड शॉप थी, और दूसरे वे जो बंजारे जो नगर में देहातों से अनाज लाते थे, और दूसरे वो थे जो बंजारे जो कि नगर से देहातों से अनाज लाते थे। बंजारे अनाज को दुकानदारों को और सीधे जनता को भी बेचते थे, और जो बंजारे थे वह अनाज को दुकानदारों को भी और सीधे जनता को भी बेचते थे, जो जनता थी उसको भी बेचते थे। अनाज मंडी के मुख्य अधिकारी मालिक ऐसे बंजारे नेताओं को इस बात के लिए विवश किया कि वे अनाज को बराबर बाजार में लाते रहे। जमानत के तौर पर बंजारों के लिए अब यह भी जरूरी था कि वे अपने बच्चों को दिल्ली में ही रखें, और बंजारों के लिए ये भी जमानत के तौर पर बंजारों के लिए ये भी जरूरत है कि वे अपने बच्चों को दिल्ली में ही रखें। इन व्यापारियों को कम दाम पर अनाज मिलने की कठिनाई को दूर करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब के हाकिमों और स्थानीय अधिकारियों को यह आदेश दिया कि वे जैसे ही फसल तैयार हो निश्चित दामों पर जितना अधिक अनाज किसानों से प्राप्त कर सके उसे खरीदकर सरकारी गोदामों में पहुंचाएं। किसानों के पास केवल इतना अनाज छोड़ दिया जाए जो उनकी आवश्यकता के लिए काफ़ी हो, और बस किसानों के पास इतना ही अनाज छोड़ दिया जाए जितनी की आवश्यकता है उनको लिए काफ़ी हो।
और बाकी अनाज अधिकारी प्राप्त कर ले। जो बाकी अनाज है किसानों के पास वो अधिकारी प्राप्त कर ले। इन नियमों के फलस्वरूप जितना अनाज प्राप्त हो सकता था बाजार में आने लगा, और इन योजनाओं और इन नियमों के फलस्वरूप जितना अनाज प्राप्त हो सकता था बाजार में आने लगा। यह सरकारी गोदामों में जमा हो जाता था, और या फिर वो सरकारी गोदामों में जमा हो जाता था अनाज, और इस तरह दिल्ली में अनाज की कभी कमी नहीं रहती थी। और इस तरह क्या हुआ कि दिल्ली में अनाज की कभी भी कमी नहीं रहती थी। अकाल के समय में ऐसा भय हो सकता था कि शायद अनाज नगर में ना आए, और अकाल के समय में ऐसा भय हो सकता था कि शायद अनाज नगर में ना आए। प्रकृति के ऐसे प्रकोप से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के गोदाम स्थापित किए, और प्रकोप से बचने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के गोदाम स्थापित किए। इन गोदामों में अनाज भरा रहता था, और इन गोदामों में जो अनाज था वो भरा रहता था, जो आपत्ति के काल में निकाला जाता था, और जो कि आपत्ति के काल में निकाला जाता था। लेकिन अकाल के समय अनाज के राशनिंग और अकाल के समय अनाज की राशनिंग की व्यवस्था की गई थी, और अकाल के समय ही अनाज की राशनिंग की व्यवस्था की गई। ऐसे आपातकालीन या संकटकालीन समय में हर घर गृहस्थ को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, और आपातकालीन और संकटीय समय में हर गृहस्थ को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। डेली उनको प्रतिदिन आधा मन अनाज दिया जाता था, जो कि एक साधारण परिवार के लिए काफ़ी था, जो कि एक साधारण परिवार के लिए काफ़ी था। कम से कम दिल्ली में लोगों को अकाल होने के कारण भूखा मरना नहीं पड़ता था, और कम से कम दिल्ली में जो लोग थे उनमें अकाल होने के कारण उनको भूखा मरना नहीं पड़ता था। राशनिंग का प्रबंध अलाउद्दीन खिलजी का एक नवीन विचार था, और यह उसकी प्रशासनिक कुशलता का उत्तम प्रतीक था। और ये क्या था? उसकी प्रशासनिक कुशलता का एक उत्तम प्रतीक था। वस्त्रों का मूल्य निर्धारण। अन्न के बाद मूल्य निर्धारण की दूसरी मुख्य चीज कपड़ा या वस्त्र थे। अब अन्न के बाद निर्धारण के लिए अब दूसरी चीज क्या थी? कपड़े या वस्त्र थे। इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी हमेशा रेशम और सूती कपड़े की तरह तरह की किस्मों की एक लंबी सूची देता है, जिसके मूल्य अलाउद्दीन खिलजी ने निर्धारित किए थे। कपड़ों के मूल्य निश्चित करने में खिलजी शासन को लगभग कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। कपड़ों के व्यापारी जो मुल्ताना और देवगिरी जैसे दूर दूर स्थानों से आते थे। कहाँ से आते थे? मुल्ताना और देवगिरी जैसे दूर दूर स्थानों से आते थे। नई व्यवस्था के लागू होने के बाद कपड़े के व्यापारी संकट में पड़ गए, लेकिन वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया। उसने उन्हें काफ़ी धन अग्रिम राशि यानी एडवांस के रूप में दिया। उन्हें दिल्ली में रहने को मकान भी दिए गए, और उनको एडवांस में पैसे भी दिए गए, और उनको जो मकान थे दिल्ली में रहने के लिए उनको मकान भी दिए गए। कपड़े के व्यापारियों का सहयोग प्राप्त करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी को एक और समस्या सुलझानी थी। लोग दिल्ली में कीमती कपड़े, विशेषकर रेशम के कपड़े निर्धारित दामों पर खरीद लेते थे और फिर राजधानी के बाहर ऊंचे दामों पर बेचते थे। विशेषकर वो कपड़ों को निर्धारित कीमत पर खरीद लेते थे और फिर वे राजधानी से बाहर जाकर उनको ऊंचे दामों पर बेचते थे। जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसने यह आदेश दिया कि अब कीमती चीज़ों को खरीदने के लिए परमिट दिया जाए। और जब उसको सुल्तान को, अलाउद्दीन खिलजी को यह पता चला कि ये कर रहे लोग, बाहर जाकर वो ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं, तो उनने आदेश दिया कि अब कीमती चीज़ों को खरीदने के लिए उसको परमिट दिया जाए। इस प्रकार माल के ग्राहकों को एक लिखित रसीद उन वस्तुओं की देनी पड़ती थी जो उन्होंने मोल ली हैं। और इस प्रकार माल के ग्राहकों को एक लिखित रसीद उन वस्तुओं की देनी पड़ती थी जो उन्होंने मोल ली हो। इस तरह किसी प्रकार से अनुचित मुनाफा प्राप्त करने की संभावना कम कर दी गई। और इस प्रकार किया गया, जो अनुचित मुनाफा प्राप्त करने की जो संभावना थी उसको कम कर दिया गया। अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारण। अनाज मंडी और कपड़ा मंडी के अलावा अन्य मंडियां भी थी। अनाज मंडी और कपड़ा मंडी के अलावा अन्य मंडियां भी थी, जहां पशुओं, दासों
और भिन्न भिन्न वस्तुओं को निर्धारित मूल्य कीमतों पर बेचा खरीदा जाता था। घोड़े, गाय, बैल और दासों की बिक्री को नियमित करने के लिए नियम बनाए गए और उनके दाम भी निश्चित कर दिए गए। दलालों और उन सभी व्यक्तियों को जो खरीदने और बेचने के बीच में पड़कर मुनाफा कमाते थे कठोर दंड दिए गए। संक्षेप में लगभग सब आवश्यक वस्तुओं के दाम निश्चित कर दिए गए, यहाँ तक कि जूते, कंघे, सुई आदि के दामों को भी निर्धारित किया गया। और यहाँ तक कि किनको, जो जूते, कंघे, सुई आदि के दामों को भी निर्धारित कर दिया गया। बाजार के अधिकारी। बाजार नियंत्रण की इतनी विस्तारित व्यवस्था जिसके अधीन सार्वजनिक प्रयोग की अधिकांश वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए थे, बिना कुशल अधिकारियों के ठीक से नहीं चलाई जा सकती। और बिना जो निर्धारित कर दिया था उन्होंने, वो बिना कुशल अधिकारियों के ठीक से नहीं चलाई जा सकती थी। दो विशेष पत्र अमीर मलिक काबुल और मलिक याकूत को क्रमशः अनाज और कपड़े के बाजारों का अधिकारी नियुक्त कर दिया गया था। उनके नीचे बहुत सारे अधिकारी और कर्मचारी थे जिनका कार्य बाजार से सूचना प्राप्त करना और मूल्य निर्धारण व्यवस्था पर नियंत्रण रखना होता था। अलाउद्दीन के नियुक्त किए गए अधिकारी व्यक्तिगत रूप से अलग अलग बाजार की परिस्थिति और घटनाओं का ब्यौरा सुल्तान को भेजते थे। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियुक्त किए थे अधिकारी, व्यक्तिगत रूप से वो पर्सनली अलग अलग बाजार की परिस्थितियों और घटनाओं का ब्यौरा सुल्तान को भेजते थे। सुल्तान इन रिपोर्टों को आपस में मिलाता था, और सुल्तान क्या करता था, उन रिपोर्टों को जो आती थी सारी उनको आपस में मिलाता था। और यदि कहीं भी कुछ अंतर निकलता था तो तुरंत जांच होती थी, और कहीं भी कोई भी अंतर निकलता था तो तुरंत उसकी जांच होती थी। और यदि इस जांच के अनुसार दम सूची का ये उससे संबंधित आदेश का उल्लंघन साबित होता तो ऐसे जुर्म करने वालों को दंड दिया जाता था, और जो ऐसे जुर्म करते थे उनको भी दंड दिया जाता था। मलिक काबुल जैसे उच्च अधिकारी को भी एक समय इस बात के लिए दंड दिया गया कि जब अनाज की कमी हुई तो उसने उस समय गेहूं के दाम को थोड़ा सा बढ़ाने की सिफारिश की थी। कि जब अनाज की कमी हुई तो उसने जो गेहूं का दाम था उसको थोड़ा बढ़ाने की सिफारिश की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सख्ती से मंडी के नियमों का पालन किया। और उससे संबंधित हर गतिविधियों पर नजर रखी, और उससे संबंधित मंडियों से संबंधित सभी गतिविधियों पर नजर रखी। इसीलिए कर्मचारी क्रोध से भयभीत रहते थे, और इसीलिए जो कर्मचारी थे वो क्रोध से भयभीत रहते थे, और वे समझते थे कि उनकी भलाई इसी में है कि वे ईमानदारी से काम करें और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा तय किए गए नियमों पर पूरी तरह से पालन करें। और वे भयभीत रहते थे, डरे हुए रहते थे, और उन्होंने इसी में भलाई समझी अपनी कि वे ईमानदारी से काम करें और अलाउद्दीन खिलजी ने जो नियम तय किए हैं उनको पूरी तरह से उनका पालन करें। दुकानदारों पर नियंत्रण। बाजार व्यवस्था को कंट्रोल में रखने के लिए यह जरूरी था कि अलाउद्दीन खिलजी को दुकानदारों का सहयोग मिले। उसने उनकी गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखा, और उसने अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी गतिविधियों पर, दुकानदारों की गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण रखा। जो उसके नियमों का पालन करते उन पर किसी तरह के दंड का प्रयोग नहीं होता था। जो भी अलाउद्दीन खिलजी के नियमों का पालन करते उन पर कोई भी दंड का प्रयोग नहीं होता था। लेकिन जो बेईमान दुकानदार थे उनको अलाउद्दीन खिलजी माफ़ नहीं करता था। उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए वे कभी कभी छोटे छोटे गुलाम बच्चों को कुछ तांबे के सिक्के देकर चीज़ें खरीदने के लिए बाजार भेजता था। और उनकी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए वे कभी कभी जो छोटे बच्चे थे, गुलाम थे उसके, उनको कुछ तांबे के सिक्के देकर चीज़ें खरीदने के लिए बाजार में भेजता था। और जब वे सामान खरीद कर लौटते थे तब वे उस सामान को तुलवाता था। यदि कोई दुकानदार कम तोलता था तो उसे कड़ा दंड दिया जाता था। और वे जब वो बच्चे सामान लेकर वापस आते तो उन सामान को तोलता था, और अगर वह सामान कम तोला हुआ होता था तो फिर उनको दंड दिया जाता था। अर्थात जितना सामान कम होता था उतना ही उसके शरीर के मांस काट लिया जाता था, और जितना सामान वो कम तोलता था दुकानदार उतना ही उसके शरीर का जो मांस था वह काट लिया जाता था। सुल्तान के दंड का इतना प्रभाव हुआ कि दुकानदार सामान ठीक तोलने लगे, और सुल्तान का
इतना प्रभाव हुआ, उनके दंड का प्रभाव इतना हुआ कि दुकानदार जो थे वो सही सामान तोलने लगे। बाजार नियंत्रण को कार्यान्वित करने के लिए दोषी दुकानदारों पर कोड़ों का आमतौर पर प्रयोग होता रहता था। और बाजार को नियंत्रण करने के लिए दोषी जो दुकानदार थे उन पर कोड़ों का आमतौर पर प्रयोग किया जाता था। यूजुअली उनके ऊपर कोड़ों का प्रयोग किया जाता था। बाजार नियंत्रण का प्रभाव, बाजार नियंत्रण का क्या प्रभाव पड़ा? बाजार नियंत्रण के कारण जहां एक और दुकानदारों और व्यापारियों को कड़े नियंत्रण के अधीन काम करना पड़ा और उनकी लूट पर अंकुश लगा, तो दूसरी ओर दिल्ली के साधारण निवासी, जिसमें सरकारी कर्मचारी, सिपाही और अन्य नौकरी पेशा लोगों को राहत जरूर मिली। जिस तरह उनके दुकानदारों पर, व्यापारियों पर कड़े नियम बने, उसी में जो दिल्ली के साधारण निवासी थे उनको इसमें राहत मिली। नौकरशाही और जो नौकरी पेशा लोग थे उनको इसमें राहत जरूर मिली। मध्यकाल में मूल्य कभी कभी इतने बढ़ जाते थे कि आम आदमी को भूखा रहना पड़ता था। और मध्यकाल में कभी कभी मूल्य इतने बढ़ जाते थे कि जो आम आदमी था उसको भूखा रहना पड़ता था। खास तौर पर अकाल पड़ने के समय तो हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे, और अकाल पड़ने के टाइम पे हजारों की संख्या में लोग मर जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी को यह श्रेय प्राप्त है कि उसने ऐसे संकट के समय भी मूल्यों पर नियंत्रण रखकर उनको बढ़ाने नहीं दिया। और अलाउद्दीन खिलजी पर यह है कि श्रेय प्राप्त है कि उसने ऐसे संकट के समय भी मूल्यों को नियंत्रण रखकर उनको बढ़ने नहीं दिया। यही नहीं बल्कि सरकारी गोदामों से लोगों को राशन में अनाज दिया गया, और यही नहीं बल्कि जो सरकारी गोदामों में जो राशन था वो लोगों को अनाज दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति में इस महत्वपूर्ण पहलू से दिल्ली के साधारण निवासियों को भी राहत मिलती। और जो आर्थिक नीति थी, इस महत्वपूर्ण पहलू में दिल्ली के जो साधारण निवासी थे उनको भी राहत मिली। अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल के बारे में जियाउद्दीन बरनी इस तरह उल्लेख करते हैं। प्रथम विचित्र बात अनाज तथा जीवन संबंधी अन्य सामग्रियों का सस्ता होना था, कारण कि उनका भाव वर्षा होने अथवा न होने दोनों ही सूरतों में किसी प्रकार घटता बढ़ता न था। जब तक सुल्तान अलाउद्दीन जीवित रहा, सत्तेपन की स्थायी रूप से स्थापित रहने में कोई कमी न हो सकी। यह बात उस समय की विचित्र बातों में से कही जा सकती है। यह कहना कठिन है कि मूल्य नियंत्रण केवल राजधानी तक लागू था या अन्य दूसरी जगहों पर भी हो सकता था कि सेना के साथ जो दुकानदार और व्यापारी चलते हों वे निर्धारित मूल्यों पर ही उन्हें चीज़ें बेचते हों। एक बात यह भी ध्यान रखने की है कि साधारण जीवन में खपने वाली जरूरी सामग्रियों का सत्यापन हालांकि एक महत्वपूर्ण कार्य था, लेकिन इससे आम लोगों की खुशहाली सिद्ध नहीं होती। बरनी की उक्ति यहाँ सटीक बैठती है कि एक ऊँट 1 टके का था। और बरनी की जो उक्ति है वह यहाँ सटीक बैठती है कि एक ऊँट 1 टके का था, पर टका कहाँ था? पर एक ऊँट 1 टके का था, पर टका कहाँ था? अर्थात चीज़ें सस्ती होने पर भी लोगों में उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं थी, और लेकिन चीज़ें सस्ती भी थी पर उनमें लोगों में उन्हें खरीदने की क्षमता नहीं थी, और वे आम लोगों की पहुंच से बाहर थी, और वे जो चीज़ें थी आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। किंतु इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको विशेष कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ा, और इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको विशेष कठिनाइयों का सामना भी नहीं करना पड़ा। मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीतियों का आधार सैनिक तथा राजनीतिक था, और मुख्य रूप से अलाउद्दीन खिलजी की जो आर्थिक नीतियों का आधार था वह सैनिक तथा राजनीतिक था। उपसंहार के रूप में कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी एक उच्च कोटि का प्रशासक था। वे आने वाले काल में बहुत से शासकों ने उसकी नीतियों का फायदा उठाया, और जो बहुत सारे आने वाले शासक थे उन्होंने भी उसकी नीतियों का फायदा उठाया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक तुगलक काल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप फ्रेंड्स यू विल एंजॉय द वीडियो। इफ यू एंजॉय द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू स्टे अपडेट। अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
और इस आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें जिससे इस वीडियो का प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।